अध्याय 2 प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक। उपनिवेशवादियों के विचार और योगदान। यद्यपि शिक्षित भारतीयों ने हस्तलिखित महाकाव्यों, पुराणों और जीवन रचित जैसे ग्रंथों के रूप में अपने पारंपरिक इतिहास को संजोए रखा, तथापि प्राचीन भारत के इतिहास में आधुनिक ढंग से अनुसंधान 18वीं सदी के उत्तरार्ध में आकर आरंभ होता है। ब्रिटेन वालों ने जब यहाँ शासन कायम किया, तब उन्हें औपनिवेशिक प्रशासन के हित में इसकी आवश्यकता प्रतीत हुई। जब 1765 में बंगाल और बिहार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आया, तब शासकों को हिंदुओं के उत्तराधिकार की न्याय व्यवस्था करने में कठिनाई का अनुभव हुआ। अतः 1776 में सबसे अधिक प्रामाणिक मानी जाने वाली मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंट लॉज के नाम से कराया गया। हिंदुओं के दीवानी न्याय कार्य में पंडित लोग और मुसलमानों के दीवानी न्याय कार्य में मौलवी लोग ब्रिटिश जजों के साथ लगा दिए गए। प्राचीन कानूनों और रीति रिवाजों को समझने के लिए प्रयास आरंभ हुआ, जो व्यापक रूप से 18वीं सदी तक चलता रहा, और इसी के परिणाम स्वरूप 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्था की स्थापना हुई। इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के सर विलियम जोन्स 1764 से 1794 नामक सिविल सर्वेंट ने की, जिन्होंने 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। जबकि हिंदुओं के परम प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 में विलियम्स ने किया। 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई और 1827 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन स्थापित हुई। विलियम जोन्स ने यह प्रतिपादित किया कि मूलतः यूरोपीय भाषाएं संस्कृत और ईरानी भाषाओं से बहुत ही मिलती है। इस तथ्य की खोज ने जर्मनी, फ्रांस, रूस आदि यूरोपीय देशों में भारतीय विधा के अध्ययन में गहरी रुचि जगाई। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इंग्लैंड तथा कई अन्य यूरोपीय देशों में संस्कृत के आचार्य पद स्थापित हुए। भारतीय विद्या के अध्ययन को सबसे अधिक बढ़ावा दिया जर्मनी के सपूत एफ मैक्स मूलर 1823 से 1902, जिनका अधिकांश जीवन इंग्लैंड में बीता। 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश शासकों की आंखें खोल दी। उन्हें महसूस हो गया कि जिन ब्रिटिश लोगों पर उन्होंने शासन करना है, उनके रीति रिवाजों और सामाजिक व्यवस्थाओं का उन्हें गहन ज्ञान प्राप्त करना होगा। इसी तरह क्रिश्चियन मिशनरों को धर्म प्रचारकों ने भी हिंदू धर्म की दुर्बलताओं को जानना आवश्यक समझा, ताकि वे धर्म परिवर्तन करा सके और इसके द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत बना सके। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैक्स मूलर के संपादक में विशाल मात्रा में प्राचीन धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया गया। ये अनुवाद सेक्रेस बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज में कुल मिलाकर 50 खंडों में, जिनमें कई खंडों के अनेक भाग भी है, प्रकाशित हुई। यद्यपि इस सीरीज में कुछ चीनी और ईरानी ग्रंथ भी शामिल किए गए, पर वास्तव में प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथ ही प्रमुख है। उपर्युक्त अनुवादों का प्रस्तावनाओं में और उनके आधार पर लिखी गई पुस्तकों में पाश्चात्य विद्वानों ने प्राचीन भारत के इतिहास और समाज के स्वरूप के बारे में कई सामान्य निष्कर्ष स्थापित किए हैं। उनका मत है कि प्राचीन भारत के लोगों को इतिहास का विशेषता काल और तिथि क्रम का बोध नहीं था। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत के लोग स्वेच्छाचारी शासन के आदी रहे हैं और वे आध्यात्मिक या परलौकिक समस्याओं में ही डूबे रहे और अहलौकिक समस्याओं की चिंता नहीं करते थे। जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था को सामाजिक भेदभाव का भारी उच्चक्र माना गया।
पाश्चात्य विद्वानों ने दृढ़तापूर्वक कहा कि भारतवासियों को न तो राष्ट्रीय भावना का एहसास था, न किसी प्रकार के स्वशासन का अनुभव। ऐसे बहुत सारे निष्कर्ष विंस्टेंट ऑथर स्मिथ 1843 से 1920 की पुस्तक में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुई। उन्होंने प्राचीन भारत का यह पहला सुव्यवस्थित इतिहास 1904 में तैयार किया। उन्होंने यह पुस्तक उपलब्ध स्रोतों के गहन अध्ययन के आधार पर लिखी और इसमें राजनीतिक इतिहास को प्रधानता दी। यह लगभग 50 वर्षों तक पाठ्य पुस्तक का काम देती रही और आज भी विद्वान लोग इसका उपयोग करते हैं। इतिहास के प्रति स्मिथ की दृष्टि साम्राज्यवादी थी। इंडियन सिविल सर्विस के निष्ठावान सदस्य के रूप में उन्होंने भारत में विदेशियों की भूमिका को उजागर किया। उनकी पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत के स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। सारांश यह है कि ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास की जो व्याख्या की है उसका लक्ष्य था भारत के चरित्र और उपलब्धियों को नीचा दिखाना और विदेशी शासन को न्यायोचित ठहराना। इनमें कई निष्कर्ष कुछ मान्य भी प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए चीनियों की तुलना में भारतवासियों ने तिथि क्रम का कोई प्रबल बोध नहीं दिखाया है। हालांकि आरंभिक अवस्था में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का काल निर्देश गौतम बुद्ध की मृत्यु से किया हुआ मिलता है। फिर भी इन इतिहासकारों द्वारा प्रतिपादित निष्कर्ष या तो भ्रांत है या अतिशयोक्तिपूर्ण। ऐसे निष्कर्ष तो ब्रिटिश तानाशाही को कायम रखने की अच्छी प्रचार सामग्री की काम दे सकते थे। भारत में एकछत्र या एकाधिकार शासन की परंपरा थी। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी उस शासन पद्धति को न्यायोचित ठहराया जिसमें सभी शक्तियां वायसराय के हाथों में रहती थी। इस तरह यदि भारत के लोग केवल परलोक की समस्याओं में डूबे रहते थे तो उनके अहलौकिक जीवन की देखभाल ब्रिटिश उपनिवेश अधिकारी के लोग नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। भारतवासी जिन्हें अतीत में स्वशासन का कभी अनुभव ही नहीं रहा, भला वर्तमान काल में अपना शासन आप कैसे कर पाएंगे। ऐसे सभी निष्कर्षों की भीतरी नियत यही दिखाना था कि भारतवासी अपना शासन आप करने में असमर्थ है। राष्ट्रवादियों की दृष्टि और योगदान। ये सारी बातें भारत के विद्वानों के लिए, विशेषकर उनके लिए जो पाश्चात्य शिक्षा के पाए हुए थे, भारी चुनौती बनकर आई। वे एक और उपनिवेशवादियों द्वारा इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर भारत की अतीत की छवि धूमिल किए जाने से चिढ़े हुए थे, तो दूसरी ओर भारत के पतोन्मुख सामंती समाज और इंग्लैंड के फूलते फलते पूंजीवाद समाज के बीच घोर वैषम्य देखकर दुखी थे। बहुत सारे विद्वान दृढ़ संकल्प के साथ मैदान में उतरे। उनका मिशन भारतीय समाज को सुधारना ही नहीं था, बल्कि यह भी था कि भारत के प्राचीन इतिहास का इस प्रकार पुनर्निर्माण किया जाए कि उससे समाज को सुधारने में और इससे भी बढ़कर स्वराज्य प्राप्त करने में सहारा मिले। ऐसा करने में अधिकतर इतिहासकार तो हिंदू पुनर्जागरण की लहर में प्रभावित हुए, किंतु ऐसे विद्वानों की भी कमी न थी जो तर्कनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ रुख अपनाए रहे। ऐसे द्वितीय कोटि में आते हैं राजेंद्र लाल मित्र 1822 से 1891, जिन्होंने कई वैदिक मूल ग्रंथ प्रकाशित किए और इंडो एरियंस नामक पुस्तक लिखी। प्राचीन परंपरा के परम प्रेमी लाल ने प्राचीन समाज को तर्कनिष्ठ दृष्टि से देखा और एक जबरदस्त पुस्तिका लिखकर यह सिद्ध किया कि प्राचीन काल में लोग गोमांस खाते थे। कुछ अन्य विद्वानों ने यह सिद्ध करके प्रयास किया कि अपनी विशेषताओं के बावजूद वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन पर आश्रित उस वर्ग प्रथा से मूलतः भिन्न नहीं है जो यूरोप के प्राक औद्योगिक और प्राचीन समाजों में पाई गई है। महाराष्ट्र में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर 1837 से 1925
और विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े 1869 से 1926 दो समर्पित महापंडित निकले जिन्होंने देश के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोतों को बटोरा। आरजी भंडारकर ने सातवाहनों के दक्कन के इतिहास का और वैष्णव एवं अन्य संप्रदायों के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। आप महान समाज सुधारक थे और अपने शोधों से विवाह का समर्थन किया और जाति प्रथा एक बाल विवाह की कुप्रथा का खंडन किया। V.K. राजवाड़े विशुद्ध अनुसंधान की धुन में संस्कृत की पांडुलिपियों और मराठा इतिहास के स्रोतों की खोज करते हुए महाराष्ट्र में गांव-गांव घूमे और ये स्रोत 22 खंडों में प्रकाशित हुई। उन्होंने लिखा तो अधिक नहीं, किंतु 1926 में उन्होंने मराठा में विवाह प्रथा का जो इतिहास लिखा वह सदा चोटी पर रहेगा, क्योंकि वह वैदिक तथा अन्य शास्त्रों के ठोस आधार पर खड़ा है और उसे भारत के विकास के विभिन्न प्रकरणों के लेखक ने गहरी पेट के साथ बतलाया है। पांडुरंग वामन काने 1880 से 1972 संस्कृत के प्रकांड विद्वान और समाज सुधारक हुए। उन्होंने विद्वता की चली आ रही परंपरा को आगे बढ़ाया। उनका विशाल कृति स्तंभ हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र जो वर्तमान सदी में 5 खंडों में प्रकाशित हुआ है, सामाजिक नियमों और आचारों का विश्वकोश है। इसके सहारे हम प्राचीन भारत में सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं। भारतीय विद्वानों ने राज व्यवस्था और राजनीतिक इतिहास का गंभीर अध्ययन करके यह सिद्ध किया कि भारत का अपना राजनीतिक इतिहास है और भारतवासियों को प्रशासन की अच्छी जानकारी थी। इस विषय में श्रेय के अधिकारी हैं पुरालेखविद देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर 1875 से 1950, जिन्होंने अशोक पर तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक संस्थाओं पर कई पुस्तकें प्रकाशित की और भी महत्वपूर्ण कार्य किया। हेमचंद्र राय चौधरी 1892 से 1957 आपने भारत महाभारत काल से अर्थात ईसा पूर्व 10वीं सदी से लेकर गुप्त साम्राज्य के अंत तक प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। आप चूंकि यूरोपीय इतिहास के अध्यापक थे, इसलिए आपने इस पुस्तक में कुछ नए तरीकों और तुलनात्मक दृष्टि को अपनाया। आपने काल विभाजन की समस्या का विवेचन तो नहीं किया, लेकिन आपका प्राचीन भारत का इतिहास ईसा की 6वीं सदी तक आकर समाप्त हुआ। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में V.A. स्मिथ के योगदान को सराहते हुए भी राय चौधरी ने उक्त ब्रिटिश विद्वान की कई बातों में आलोचना की है। आपके लेख त्रुटिहीन विद्वता के द्योतक हैं, किंतु जहां आप अशोक की शांति नीति की आलोचना करते हैं, वहां घोर ब्राह्मणवाद का आग्रह प्रकट हो जाता है। हिंदू पुनर्जागरणवाद का इससे भी अधिक पुट R.C. मजूमदार 1888 से 1980 के लेखों में मिलता है, जो बहुत लिखने वाले थे और अनेक खंडों में प्रकाशित हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल के महासंपादक थे। प्राचीन भारतीय इतिहास के अधिकांश लेखकों ने दक्षिण भारत पर समुचित ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि दक्षिण भारत में उत्पन्न हुए महान इतिहासविद K.A. नीलकंठ शास्त्री 1892 से 1975 ने भी अपनी ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में इसी मार्ग का अनुसरण किया, परंतु उन्होंने ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया लिखकर इस त्रुटि का परिमार्जन कर लिया। उनकी शैली तो कैसी हुई, पर लेख प्रांजल है। उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्य उसी तरह विश्वसनीय है जिस तरह राय चौधरी के, लेकिन उन्होंने दक्षिण भारत की राज्य व्यवस्था और समाज के स्वरूप के बारे में अपने जो सामान्य निष्कर्ष दिए हैं, उन पर बहुत से विद्वानों ने शंका की है। नीलकंठ शास्त्री ने ब्राह्मणों की सांस्कृतिक उत्कृष्टता प्रतिपादित की है और इस बात को भी उजागर किया है कि पूर्वकालीन भारतीय समाज में अच्छी समरसता थी। उनके नेतृत्व में दक्षिण भारत के राजवंशीय इतिहास पर कई प्रबंध पुस्तकें लिखी गई है। 1960 तक अधिकांश भारतीय विद्वान राजनीतिक इतिहास की ओर आकृष्ट रहे और उन्होंने अपने क्षेत्र के राजवंशों की ऐतिहासिक गरिमा भी बखानी, जिन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर इतिहास लिखा। वे राष्ट्रीय भावना से प्रभावित रहे। जहां V.A. स्मिथ ने अपने इतिहास में सिकंदर के आक्रमण का लगभग 1/3 स्थान दिया, वहां भारतीय विद्वानों ने इस विषय को बहुत ही कम स्थान दिया।
बहुत ही कम स्थान दिया। प्रत्युत उन्होंने सिकंदर के साथ पोरस की बातचीत को तथा भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत को सेल्यूकस के हाथ से चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मुक्त कराने की बात को विशेष महत्व दिया है। केजी जायसवाल 1881 से 1937 और S.A. अल्तेकर 1898 से 1959 जैसे कुछ विद्वानों ने देश को शकों और कुषाणों के शासन से मुक्त कराने में भारतीय राजवंशों की भूमिका बढ़ा चढ़ाकर दिखाई और इस बात को नज़रअंदाज कर दिया कि मध्य एशियाई तथा कुछ अन्य कबीले भारतीय जीवन के अविभाज्य अंग हो गए थे और भारत से संपत्ति लूटकर अपने मूल देश नहीं ले गए। फिर भी केपी जायसवाल का सबसे बड़ा श्रेय यह है कि भारतीय स्वैरतंत्र की कपोल कल्पना का उन्होंने ही अंत किया। 1910 से 1910 के बीच ही उन्होंने कई लेख प्रकाशित करके यह सिद्ध किया कि प्राचीन काल में यहाँ गणराज्यों का अस्तित्व था जो अपना शासन आप चलाते थे। उनके मंतव्य 1924 में हिंदू पॉलिटी नामक एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। यद्यपि जायसवाल पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने प्राचीन संस्थाओं पर आधुनिक राष्ट्रीय भावना की कलई चढ़ा दी है और उन्होंने गणतंत्रीय प्रशासन को जो स्वरूप प्रस्तुत किया है उस पर UN घोषाल 1886 से 1969 सहित बहुत से लेखकों ने आपत्ति की है। फिर भी गणतांत्रिक प्रयोग की प्रथा के बारे में उनकी मूल धारणा व्यापक रूप से मान ली गई है और उनकी अग्निकृति हिंदू पॉलिटी संप्रति छठे संस्करण में क्लासिक रचना मानी जाती है। अराजनीतिक इतिहास की ओर मोड़। ब्रिटिश इतिहासकार संस्कृतविद A.L. बेसम 1914 से 1986 ने प्रश्न उठाया कि प्राचीन भारत को आधुनिक दृष्टिकोण से देखना कहाँ तक उचित है। उनके पिछले लेखों से प्रकट होता है कि कुछ नास्तिक संप्रदायों के भौतिकवादी दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी। बाद में उन्होंने यह विचार रखा कि अतीत का अध्ययन औत्स्युकवश और आनंद के लिए होना चाहिए। उनकी पुस्तक वंडर दैट वाज इंडिया 1951 प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विभिन्न पक्षों का सुव्यवस्थित सर्वेक्षण है और उन दृष्टि दोषों से रहित है जिनसे V.A. स्मिथ आदि ब्रिटिश लेखकों की कीर्तियां ग्रस्त है। वैसम की यह पुस्तक राजनीतिक इतिहास की ओर से राजनीतिक इतिहास की ओर भारी मोड़ दिखलाती है। यह मोड़ ही D.D. कोसंबी 1907 से 1966 की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री 1957 में लक्षित होता है। उनके विचार एशिएंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन ए हिस्टोरिकल आउटलाइन 1965 के द्वारा अधिक फैले। कोसंबी ने भारतीय इतिहास को नया रास्ता दिखाया। वे अपना विवेचन इतिहास की उस भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार करते हैं जो कार्ल मार्क्स के लेखकों से निकाली जाती है। आप प्राचीन भारतीय समाज, अर्थतंत्र और संस्कृति के इतिहास को उत्पादन की शक्तियों और संबंधों के विकास के अभिन्न अंग के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सर्वप्रथम आपने ही अपनी पुस्तक में जनजातियों और वर्गों की प्रक्रियाओं की दृष्टि से सामाजिक और आर्थिक की अवस्थाओं का सर्वेक्षण किया। आपकी आलोचना बैसम सहित अनेक विद्वानों ने की है, लेकिन आपकी पुस्तक का उपयोग फिर भी व्यापक रूप से होता रहा है। पिछले 25 वर्षों के बीच प्राचीन भारत पर काम करने वाले विद्वानों की कार्यप्रणालियों और दिशा निर्धारणों में महान परिवर्तन हुआ है। वे अब सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं पर अधिक जोर देते हैं और उनका संबंध राजनीतिक गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास करते हैं। वे मूल ग्रंथों के भीतरी स्तरीकरण को देखते हैं और उनके पारंपरिक स्वरूप को पुरातात्विक और नृवैज्ञानिक साक्ष्यों से मिलाते हैं। ये सभी ऐतिहासिक अध्ययन के शुभ लक्षण है। दुर्भाग्यवश कुछ लेखक धर्म की भूमिका को अधिक महत्व देने लगे हैं और ऐसा समझने लगे हैं कि जो कुछ भी अच्छे हैं उन सभी का उद्भव भारत में हुआ है। पश्चिम के लेखक तो अब इस बात पर जोर नहीं देते हैं कि सभी अच्छी वस्तुएं भारत में बाहर से आई, किंतु उनमें कुछ लोग यह मानते हैं कि धार्मिक धारणाएं, कर्मकांड, जाति, वर्ण, बंधुत्व
और रूढ़ि ये ही भारतीय इतिहास की मुख्य शक्तियां हैं। वे तरह तरह के विभाजनकारी तत्वों को उछालते हैं जो गतिरोध का कारण पैदा करते हैं। वे समाज की स्थिरता और निरंतरता की समस्या को गौर से देखते हैं। लगता है कि वे अनोखे और पुरातन तत्वों में रस लेते हैं और चाहते हैं कि वे तत्व यूं ही बने रहे। और इस तरह की दृष्टि का तो यही आशय होता है कि भारतीय समाज न बदला है और न बदला जा सकता है। इसका अर्थ होता है कि विकास की दौड़ में पिछड़ा रहना भारतीय चरित्र का अभिन्न अंग है। इस प्रकार अंध देशभक्त और परिमार्जित उपनिवेशवादी दोनों ही अतीत के अध्ययन का प्रयोग भारत की प्रगति को रोकने के लिए करते हैं। अतः यह परमावश्यक है कि प्राचीन भारत को संतुलित और वस्तुनिष्ठ ढंग से देखा जाए। अध्याय 2 समाप्त। अध्याय 3 शुरू करेंगे।